Online students, good morning. Good morning, ma'am. Okay, so let's start our today's class. What we have completed yesterday? कल हमने क्या कंप्लीट किया था? Stages. Okay. Not stage 4. कौन सा स्टेज हमने कंप्लीट किया था? Stage 2, Stage 3, Stage 4 and anesthesia. यस, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 हमने कंप्लीट किया था. उसका असेसमेंट, उसकी इंटरवेंशंस एंड एनेस्थेसिया देखा था. ओके, टेल मी अबाउट स्टेज 2. हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट द फीमेल इज इन स्टेज 2? Full cervical dilation થઈ ગયું. यस, फुल બહાર सर्वाइकल આવતું. डायलेशन. यस, एंड प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखने को मिलेगा. हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोग्रेस हो रहा है, बेबी डिसेंट हो रहा है? Mark थी. फीटल स्टेशन से. यस, फीटल स्टेशन Station. से आपको पता चलेगा कि बेबी डिसेंट हो रहा है. देन कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होंगे? फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड 2 to इंटेंसिटी. 3 minutes. यस, 2 to 3 मिनट फ्रीक्वेंसी पर हो गए कॉन्ट्रैक्शंस एंड 60 to 75 सेकेंड्स के लिए आएंगे, दैट मीन्स द ड्यूरेशन, और वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के होंगे. ब्लडी शो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, वो थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा. एंड देर इज वन थिंग दैट हैपेंस. व्हाट इज दैट? Ferguson reflex. Ferguson reflex. reflex. What is that? Pregnant woman નામ urge થાય આમ push કરવું. यस यस, जैसे बेबी डिसेंट होगा उसको अर्ज होगा, ऐसे फील होगा कि मुझे पुश करना है. सो प्रेग्नेंट वीमेन फील्स द अर्ज टू पुश द बेबी. यस, तो हमें उसको हेल्प करनी है. दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग. इंटरवेंशंस क्या करोगे आप स्टेज 2 में? Every 5 minute assessment करवाना, vitals यस check करवाना, यस, FHR ultrasound, Doppler थी, एफएचआर मॉनिटर stethoscope करना. थी. हाँ, यस, देन कितनी होनी चाहिए एफएचआर? 110 to Before and 160 after is fine. contraction 120 110 to 160. यस, एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस वो Up and down થતી રહે. डिक्रीज होती है नॉर्मली. सो तीनों टाइम हमें देखनी है, बट आइडियली नॉर्मल 110 to 160 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन. सो बिफोर एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन उतनी होनी चाहिए. ओके, अनदर थिंग, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आप मॉनिटर करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी. देन કે પાર્ટનર હોય એના પ્રોગ્રેસ જે બી થતું હોય લેબરને એને ઇન્ફોર્મ કરવાનું. ओके, दोनों का प्रोग्रेस इन्फॉर्म करोगे कितना प्रोग्रेस हो रहा है. देन मदर को पुश. પ્રાઇવેસી में यस Encourage यस, કરવાનું અને between contraction rest માટે કહેવાનું. हाँ, वी हैव टू एनकरेज द फीमेल. मदर को एनकरेज करना है. यस, यू आर डूइंग गुड, कीप इट अप, पुश द बेबी. ऐसे एनकरेज करोगे आप, उसको प्रेस करोगे. बट जब कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है तब उसको रेस्ट भी करने देना है. देन प्राइवेसी मेंटेन करोगे. फिर એ એમને ખબર ઓઇન્ટમેન્ટ યા તો આઈસ સ્ટ્રીપ આપતું ડ્રાય ના થઈ એમાં यस, આમ देन ओनली लिथोटोमी पोजीशन में ही डिलीवरी हो सकती है. નહીં નહીં तो સેમી સ્યુટિંગ પછી પેલું kneeling side नीलिंग. lining squatting kneeling यस yes, so these are the different various positions another other than lithotomy. So mother को जो भी पोजीशन में she is comfortable and वो अच्छे से पुश कर सकती है, वैसी पोजीशन में उसको हेल्प करनी है. and we have to deliver the baby. then आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी अभी डिलीवर होने ही वाला है, बर्थ होने ही वाला, एक्सपल्जन होने ही वाला है फीटस का? જે પેરીનેલ એરિયા હોય ને એમ બલ્જિંગ થઈ જાય એમાં यस, एंड વિઝ્યુઅલાઇઝ બી થવા લાગે બેબીનો હેડ ને આવું उसको क्या बोलते हैं हम? ટી ફેસ when you Crowning, can see crowning. yes, so crowning ક્રાઉનિંગ यस, बेबी का हेड आपको दिखेगा. सो इट इंडिकेट्स कि अभी बर्थ होने ही वाला है. एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बर्थ. आपको क्राउनिंग दिखता है, सो बर्थ होगा ही. सो यू हैव टू बी रेडी.
कि आपको हेल्प करनी है बेबी का शोल्डर डिलीवर करने में एंड पूरी बॉडी डिलीवर करने में. यस, सो दिस आर द इंटरवेंशंस यू हैव टू टेक ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. व्हाट अबाउट थर्ड स्टेज? પ્રેઝન્ટ Placenta આઉટ ના ને થાય બધું ત્યાં remove સુધી થાય. કોન્ટ્રાક્શન તો કન્ટિન્યુ રહે. Yes, third stage is all about separation and delivery of placenta. So जब तक placenta deliver नहीं हो जाता तब तक contractions चालू ही रहेंगे. And placenta कितना टाइम में डिलीवर होगा? 5 to 5 30 to 30 minutes. minutes. Yes, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसके 5 to 30 मिनट्स के बीच में कभी भी वो डिलीवर हो सकता है. प्लासेंटा इज सेपरेटेड बाय टू मैकेनिज्म. विच आर दे? Schools and mechanism. स्कल्स मैकेनिज्म एंड डनकन्स मैकेनिज्म. स्कल्स मैकेनिज्म में क्या होगा? Center Middle part portion થી of the પેલું થાય. placenta separate થાય. तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्लासेंटा स्कल्स मैकेनिज्म से सेपरेट हुआ है? એકદમ Shiny shiny fetal હોય. શાઇની surface. ફિલિકલ સરફેસ હોય. वजाइना से जो प्लासेंटा बाहर आ रहा है, सो वो एकदम स्मूथ एंड शाइनी सरफेस आपको दिखेगी जो फीटस की तरफ होती है. एक होती है फीटल सरफेस, एक होती है मैटरनल सरफेस जो यूट्रस तरफ होती है. तो जो फीटल सरफेस है वो पहले बाहर आएगी और वो एकदम स्मूथ एंड शाइनी होगी. सो उससे आपको पता चलेगा कि ओके प्लासेंटा सेंटर से सेपरेट हुआ था. डंकन मैकेनिज्म मतलब Margin માંથી separate થાય placenta. यस, आपको कैसे पता चलेगा कि डंकन मेथड से हुआ है? Red and a rough material surface. यस, वो स्मूथ एंड शाइनी नहीं होगा, एकदम रफ और एकदम डार्क और डल कलर का होगा, मरून जैसा कलर का रफ सरफेस दिखेगा आपको जो पहला सरफेस बाहर आएगा. सो उससे आपको पता चलेगा कि मार्जिन से हुआ है. डज इट पोज एनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की सेंटर से हुआ है तो ये प्रॉब्लम होगा, मार्जिन से हुआ है तो ये प्रॉब्लम होगा? No. No, नो, there is देयर इज नो एनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. जैसे भी सेपरेट होता है इट इज फाइन. ओके, इंटरवेंशंस क्या करोगे आप स्टेज 3 में? Monitor vitals. वाइटल साइंस ऑफ मदर. यस. uterine. यस, यूट्राइन स्टेटस चेक करोगे. देन Expectation regarding Placenta delivery થઈ ગયા પછી પેલું 2 finger down હોવું જોઈએ આમ બધી વસ્તુ. ओके, यस, एंड मदर को और पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या होता है प्लेसेंटा और वो सेपरेट होता है या नहीं, वो सब आप चीज सिखाओगे. देन जैसे प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा फंडस कहाँ पर होगा? 2 finger down થઈ જાય આમ બધી વસ્તુ. यस, अम्बिलिकस से 2 फिंगर नीचे होगा. देन आपका काम खत्म हो गया एक बार प्लेसेंटा डिलीवर हो गया तो. No. નહીં तो તો પેલું કોટિલેડોન્સ હોય એ કાઉન્ટ કરવાના અને જો यस, એમાં ઓછા હોય તો અંદર એક્ઝામિન કરવાનું. કોઈ यस, લેટર નહીં તો. हाँ, सो वी हैव टू examine the placenta. वो हमारी प्रोसीजर आती थी when we were students. So we have to examine the placenta fully कि कुछ भी प्लासेंटा का कोई भी पार्ट अंदर यूट्रस में तो नहीं रह गया है ना. अगर अंदर रह गया है so it can leads to complications like endometriosis and PPH. So we have to check the placenta. सारे cotyledons membranes intact है या नहीं. We have to also check the ब्लड वेसल्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. वो भी हमें काउंट करनी है. 3 वेसल्स दिखनी चाहिए. अगर 2 है तो इंडिकेट्स कि हाँ, तभी आपको पता चल जाएगा कि बेबी का ऑलरेडी ब्लड जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी उसमें 2 ही वेसल्स थे. यूएसजी में भी हमें पता चलता था व्हेन वी हैव सीन द डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसमें भी हम पता करते थे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 1 वेन एंड 2 आर्टरीज है या नहीं. बट इस वक्त भी आप चेक कर सकते हो. एफएचआर आप देखोगे थर्ड स्टेज में. કઈ રીતે બચ્ચું તો ડિલિવર થઈ ગયું. हाँ, so there is no any relation of FHR because FHR जब तक वो अंदर था तब तक हम मॉनिटर करते थे. अभी बेबी बाहर आ गया है सो उसकी वाइटल्स हम बाहर ही देख लेंगे. सो यहाँ पर स्टेज 3 में देयर इज नो एनी मेंशन ऑफ FHR. सो ऐसे फ्लो में लिखना मत बिकॉज व्हाट यू स्टूडेंट्स यूज्ड टू डू, फार्मेकोलॉजी में ऐसा करते थे. प्रेगनेंसी मैटर्निटी की ड्रग्स होती है एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जो हमने याद किया होता है कि प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं देना है लैक्टेटिंग मदर को, पर मैटर्निटी की ड्रग्स में भी स्टूडेंट्स यूज टू राइट कि वी हैव टू अवॉइड दिस ड्रग इन प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स. सो बी वेरी कॉन्शियस. एंड फिर क्या करोगे आप आफ्टर असेसिंग द प्लासेंटा?
Provide warm. वार्मथ, यस, मदर को चेक करना है कि उसको ठंड तो नहीं लग रही, वेदर शी इज शिवरिंग और नॉट, एंड अगर उसको ठंड लग रही है सो यू हैव टू प्रोवाइड द वार्मथ। एंड पेरेंटल एंड नियोनेटल अटैचमेंट प्रमोट करना है। स्टेज 4 इज recovery. ओके, रिकवरी फेज एंड इनिशियल पीरियड आफ्टर द बर्थ। सो व्हाट 4 आवर्स तक का जो पीरियड होता है दैट इज स्टेज 4। कैसे पता चलेगा कि शी इज इन स्टेज 4? व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स? ब्लड ब्लड प्रेशर, प्रेशर पे लेवल लेवल आई जाए। यस। लेबर में ब्लड प्रेशर कैसा होता है? વધેલું increase. Increase. इंक्रीज। इंक्रीज होता है। सो आफ्टर डिलीवरी इन स्टेज 4 लेबर के बाद वो प्री लेबर स्टेट में आ जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। पल्स कैसी होगी? दैट इज ऑल्सो sir. प्री लेबर, यस, बिकॉज लेबर में इंक्रीज होगी। सो आफ्टर लेबर वो कम हो जाएगी। सो जितनी पल्स होती है उससे स्लाइटली कम होगी, जो ड्यूरिंग लेबर थी उससे कम हो गई। सो उन्होंने गोल करके ही लिखा है। सो पल्स रिटर्न्स टू नॉर्मल जस्ट लाइक प्री लेबर पल्सेस। देन फंडस अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है एंड वो यूट्रस के 2 फिंगर्स अम्बिलिकस से 2 फिंगर्स नीचे है। what is the really important thing that you have to be very careful in stage 4? Monitor discharge lochia. Yes, we have to monitor the lochia. Ideally after delivery there will be lochia rubra. वो कितने अमाउंट में होता है? मॉडरेट एंड मॉडरेट रेड इन अमाउंट कलर। में, यस यस। अगर वो सीवियर होगा तो इट इंडिकेट समथिंग प्रॉब्लमेटिक, दैट इज पीपीएच। सो आपको 4th स्टेज में लोकिया रूब्रा या लोकिया मॉनिटर करना है, कितना है, कैसा है, उसका कलर क्या है, एनी फाउल स्मेल की एनीथिंग इज देयर विद द लोकिया, सो यू हैव टू मॉनिटर द लोकिया। moderate that is completely normal and red color का होगा। So this is the normal. Other than this you can see anything in the lochia, this indicates something abnormal. Okay, interventions क्या करोगे स्टेज 4 में? Maternal assessment કરવાનું कितनी 15 बार? મિનિટમાં Yes, for 15 first hour, મિનિટનું 1 hour yes, every 15 minutes, फिर next hour 30 minutes to every 1 30 hour. minutes, and every 1 hour 2 times करोगे आप। Yeah. सर 2 hours में 1 hourly करोगे। फिर मदर को ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करोगे एंड आइस पैक अप्लाई Ice करोगे, pack. यस, पेरिनियम में। फिर Chest breastfeed support is यस, एंड Uterus पर अगर मसाज आपको, कराऊंगा. यस, अगर आपको लग रहा है कि देयर इज अ नीड टू मसाज द यूट्रस, ब्लीडिंग थोड़ा अभी भी ज्यादा है, देयर इज नो पीपीएच बट ब्लीडिंग ज्यादा है, सो वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द मसाज टू द यूट्रस। एंड मदर को भी सिखाना है कि कैसे मसाज करते हैं तो जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए एंड ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। नियोनेट की केयर भी हम 4th स्टेज में ही करते हैं बिकॉज बेबी डिलीवर हो गया है। फर्स्ट इनिशियल पीरियड में आपको बेबी की भी केयर करनी होगी, सो दैट वी विल स्टडी इन another chapter, that is chapter 28. Okay, फिर हमने anesthesia देखे थे। How many types of anesthesia are there? Mainly 3. 3. Which are they? Local, spinal and general. Yes, local anesthesia, spinal anesthesia, and general anesthesia. Local anesthesia means कोई Particular पर्टिकुलर part. पार्ट ऊपर आते हैं. we are giving the anesthesia or medications in a particular part. वो सिर्फ एक पार्ट को हमें नंब करना है, सेंसेशन ब्लॉक करना है, सो हम उस पार्ट पर देते हैं। सो लोकल एनेस्थेशिया आइडियली कब दिया जाता है? एपिजियोटॉमी करने के वक्त दिया जाता है। सो जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ, हमें पता है कि हाँ बेबी डिसेंड हो रहा है, स्टेशन से पता चल रहा है, तो जैसे ही बेबी बाहर आ रहा है जस्ट बिफोर दैट वी आर गिविंग द लोकल एनेस्थेशिया टू द पेरिनियम रीजन, और फिर हम इजिली एपिजियोटॉमी कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेशिया से बेबी पर कोई इफेक्ट होगा? No. No, नहीं. there is no any effects of local anesthesia on the fetus. Lumbar anesthesia में different types है, which are they? 2 types है। anesthesia के 2 types है, which are they? Epidural block And and Subarachnoid. suprapelvic. subarachnoid block, yes.
एपिड्यूरल ब्लॉक एंड सब एरेक्नोइड ब्लॉक, ऐसे याद रख सकते हो कि एक स्पाइनल में ही हम दे रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो कवरिंग है उसमें ही दे रहे हैं, बट एक मेडिकेशन हम एपिड्यूरल स्पेस में दे रहे हैं, दूसरी टाइप की मेडिकेशन सब एरेक्नोइड स्पेस में दे रहे हैं. There is also we are giving analgesics in the spinal cord, that is called as Intrathecal opioid analgesic. yes, intrathecal opioid analgesics, or you can also remember कि सब arachnoid analgesics, because वो analgesics pain medications भी हम सब arachnoid space में दे रहे हैं. So tell me about the epidural block. The name itself suggests कि epidural space में देना है, L3 L4 में. Then कब देना है? Before C-section. Yes, C section कर रहे हैं तो पहले देना है, but vaginal delivery कर रहे हैं तो After label established. यस, लेबर जैसे ही एस्टेब्लिश हो गया है, मदर सेकेंड स्टेज में एंटर हो गई है, लेबर स्टार्ट हो गया है, बेबी कंप्लीटली स्टेशन पॉजिटिव तरफ आ गया है, सो लेबर एस्टेब्लिश हो गया है, तब आप दे सकते हो. सो वजाइनल डिलीवरी है तो आफ्टर लेबर हैज एस्टेब्लिश तब आप दोगे. एंड सी सेक्शन करना है, सो बिफोर सी सेक्शन देना है, जस्ट बिफोर सी सेक्शन. फिर इससे क्या होगा, कैसे वर्क करेगा लंबार ब्लॉक, एपिड्यूरल ब्लॉक? Numbness in vagina and perineum area. यस. एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, इससे क्या हो सकता है? समटाइम्स Hypotension. hypertension bladder distension and Bladder distension. and prolonged second stages. So hypotension के लिए आप क्या करोगे? IV fluid. पोजीशन चेंज किया. First भाई of all, every time assessment comes first. हमारी पहली इंटरवेंशन असेसमेंट ही होनी चाहिए. Remember this thing. So whenever there is hypotension, what is your step? You have to frequently monitor. We have to frequently monitor the blood pressure. Hypotension का रिस्क है, तो हमें frequently blood pressure monitor करना है. ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया आपने, देन यू आइडेंटिफाई कि ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज ही हो रहा है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द पीएचसीपी एंड पीएचसीपी विल गिव ऑर्डर टू गिव IV fluid. IV fluids. Yes, so according to the blood pressure, according to the level of hypertension कितना हुआ है, डॉक्टर विल ऑर्डर यू टू गिव द IV fluids. So कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, जब भी कोई सिचुएशन मैनेज करनी है, so पहले वो सिचुएशन को असेस करना होगा कि वेदर इट इज देयर और नॉट, कितना डैमेज है, कितना प्रोग्रेस है, वो असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट. एंक्लेक्स में ये रूल याद रखना है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन प्रायोरिटाइजेशन. ब्लैडर डिस्टेंशन के लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट Assessment keto return असेस करोगे, कैसे असेस करोगे? urine out urine ओके, यूरिन आउट से USG पता चलेगा, एंड USG भी करी. यूएसजी से भी पता चलेगा, एंड अनदर थिंग पाल्पेशन से भी पता Palpation. चलेगा. हाँ, सो आपने असेस किया एंड यू आइडेंटिफाइड देयर इज अ यूरिनरी रिटेंशन, देन आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे एंड ही विल ऑर्डर टू डू कैथेटराइजेशन. सो एपिड्यूरल ब्लॉक से हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लैडर डिस्टेंशन हो सकता है. इट इज नॉट देयर कि एवरी टाइम हर फीमेल को होगा. सो जो भी फीमेल एपिड्यूरल ब्लॉक ले रही है, what is our duty? We have to frequently monitor the blood pressure for hypertension and we have to monitor for bladder distension also. So frequently हमें ये दोनों चीज मॉनिटर करनी है. ये एपिड्यूरल ब्लॉक से हेडेक होगा? No. No, there is no chance of headache. फिर ड्यूरिंग डिलीवरी आपने चलो एपिड्यूरल ब्लॉक दे दिया, उससे हाइपोटेंशन का रिस्क है ही ऑलरेडी. होगा नहीं होगा वी डोंट नो, बट है रिस्क. तो डिलीवरी के वक्त आप मदर को कौन से पोजीशन में रखोगे? Sideline position. साइडलाइन पोजीशन. ओके, बट मदर कैन नॉट मेंटेन द साइडलाइन पोजीशन, तो 2.0 यानी कोई भी. ओके, बट शी इज नॉट एबल टू मेंटेन दैट पोजीशन. चलो, वो Right सुपाइन side. हो रहे. Right हाँ, side pillow મૂકીને. Right yes. hip पर pillow के ऊपर. हाँ, कुछ भी ऐसे पीलो रख के, या आपके पास टॉवेल है तो उसको रोल करके, कुछ भी चीज जो थोड़ी लिफ्ट कर सके मदर को, ऐसी चीज रख देनी है राइट हिप आगे, राइट हिप के आगे. सो उससे क्या होगा, मदर थोड़ी टिल्ट हो जाएगी और जो भी यूट्रस का प्रेशर है वो इंफीरियर वीना के ऊपर नहीं होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा उसका प्रेशर. सो इंफीरियर वीना के बाद सिंड्रोम या कंप्रेशन ना हो, इसके लिए.
फिर अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग्स और फाइंडिंग्स हमें आईवी फ्लूइड्स देना होगा या फिर कैथेटराइज करना होगा, और कैथेटराइज किया है तो वो मेंटेन करना है अपनी प्लेस पर। फिर एडवर्स इफेक्ट हमें चेक करने हैं। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल ब्लॉक? nausea, vomiting, Respiratory And pruritus. Okay. Hmm. Okay. Next is intrathecal opioid analgesics. Tell me about that. it is relief pain. Yes, it relieves pain. कहाँ पर देते हैं हम? Subarachnoid. Subarachnoid में। यस, और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज रैपिड, इमीडिएटली वर्क करना स्टार्ट कर देगा। समटाइम्स डॉक्टर क्या करते हैं, एनाल्जेसिक्स को एपिड्यूरल ब्लॉक के साथ कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, दोनों एक साथ देते हैं। ओके, अनदर स्पाइनल इंजेक्शन इज subarachnoid block or spinal block. So where it is administered? L3 to L. यस, L3 to L5 के बीच से एडमिनिस्टर करते हैं और डायरेक्टली इनटू द subarachnoid space, subarachnoid space. यस, कब देते हैं हम? just before birth. जस्ट बिफोर बर्थ। इससे क्या होगा? Numbness. यूट्राइन एंड पेरिनियल पेन रिलीव होगा एंड Numbness in नमनेस इन वजाइना, पेरिनियम एरिया एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी नमनेस हो जाएगा। ओके, इससे क्या हो सकता है मदर को? hypotension, हाइपोटेंशन होगा। सो व्हाट इज योर ड्यूटी? मॉनिटर फॉर हाइपोटेंशन। monitor blood इज pressure. नॉट रिटन देयर बट इट इज अवर ड्यूटी। अगर हाइपोटेंशन है, इससे हो सकता है, तो वी हैव टू फ्रीक्वेंटली मॉनिटर द ब्लड प्रेशर ऑफ फीमेल। अनदर थिंग, व्हाट हैपेंस विद दिस? postpartum. Headache. Postpartum headache. पोस्टपार्टम हेडेक हो सकता है। यस, सो उसके लिए आप क्या करोगे? Client ने supine position में ज रखना। यस, स्ट्रिक्टली सुपाइन पोजीशन, फ्लैट पोजीशन देनी है। कैन यू गिव थिन पिलो टू द फीमेल? No. No. No, nothing. We cannot provide anything, not even thin pillow. Completely supine position में ही रखना है for 8 to 12 hours. अगर आपने नहीं रखी supine position, so she will experience worse headache. So this is the important thing. And according to the hypotension, we have to give IV fluids as prescribed. Next, general anesthesia. General anesthesia C section में भी दिया जाता है, और अदर कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन हो तब जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। उसमें वी नो कि क्लाइंट इज कंप्लीटली अनकॉन्शियस, वो अवेक नहीं होगा। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर? Due to general anesthesia, maternal danger मतलब कि respiratory depression, vomiting and aspiration. Yes, there is so much of risk to the mother due to general anesthesia. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एस्पिरेट भी हो सकता है। सो इट इज सो रिस्की। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अदर ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर्स कि ड्यूरिंग डिलीवरी और लेबर कौन सी प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज बिशॉप स्कोर। डू यू नो व्हाट इज बिशॉप स्कोर? बिशॉप स्कोर क्या है? Cervix કેટલું dilate થયું છે એના માટે હોય। ओके, एंड बिशॉप स्कोर से आपको क्या पता चलेगा कि वेदर वी कैन गो फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी और नॉट। बिशॉप स्कोर से आपको पता चलेगा कि हम वजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं मदर में या नहीं। सो बिशॉप स्कोर ये टेबल है। बिशॉप स्कोर में जैसे अबगार स्कोर होता है, सो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स हम देखते हैं ना, सो जस्ट लाइक दैट बिशॉप स्कोर में भी हमें 5 पैरामीटर्स देखने होते हैं। फर्स्ट इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सो फर्स्ट इज डायलेशन ऑफ सर्विक्स, कितने सेंटीमीटर डायलेट है। सो देर आर ग्रेडिंग्स 0, 1, 2 एंड 3। अगर सर्विक्स 0 सेंटीमीटर डायलेट है, मतलब डायलेट ही नहीं हुआ है, सो हम उसको स्कोर देंगे 0। अगर 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेशन है तो स्कोर 1, 3 to 4 सेंटीमीटर है तो स्कोर 2, एंड मोर देन 5 है, 6, 7, 8, 9, सो जो भी मोर देन 5 है, सो वी विल गिव स्कोर 3। Another factor we assess is effacement of cervix, मतलब cervix कितना थीन हुआ है। अगर cervix ऐसे स्ट्रेच होगा, थीन होगा, तभी तो डायलेट होगा। सो इफेसमेंट कितना हुआ है,
So 0 to 30% effacement हुआ है, then we will give 0 score. 40 to 50% 1, 60 to 70% 2, and more than 80% 3 score देंगे. Consistency of cervix. We know कि cervix starting में during the 9 month of period cervix अभी भी थोड़ा hard होगा, soft होता है, but comparatively जब dilate होगा उससे तो hard होगा. So धीरे धीरे cervix soft होता है, soft होगा, ज्यादा soft होगा, तब वो इफेस होके डायलेट होगा. सो अभी भी सर्विक्स थोड़ा फर्म है, जैसे प्रेगनेंसी में होता है वैसा ही है. सो हम 0 स्कोर देंगे. अगर मीडियम है उसकी कंसिस्टेंसी तो 1 स्कोर, एंड बहुत सॉफ्ट हो गया है सो 2 स्कोर देंगे. पोजीशन ऑफ सर्विक्स, यस यू कैन सी इन द इमेज. जब 9 मंथ प्रेगनेंसी होती है तब सर्विक्स अभी पोस्टीरियर फेज में होता है. दिस इज द मिड लाइन. ये जो पोर्शन है दैट इज द मिड पोर्शन. यहाँ पर मिडल पोर्शन है, वजाइना के बाद सर्विक्स होता है. सो स्टार्टिंग में वो पोस्टीरियर पोजीशन में होगा. जैसे जैसे बेबी नीचे आएगा, स्ट्रेच होके इफेसमेंट होके डायलेट होगा, तो सर्विक्स धीरे धीरे इंटीरियर पोजीशन में आना स्टार्ट करेगा. सो अगर अभी भी सर्विक्स पोस्टीरियर पोजीशन में है देन वी विल गिव 0 स्कोर. मिड पोजीशन में आ गया है देन इट इज 1 स्कोर, एंड कंप्लीटली इंटीरियर पोजीशन में आ गया है सो दैट इज स्कोर 2. सो दिस आर द पोजीशंस: posterior, mid position and anterior. Station, बेबी जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का, उसका स्टेशन क्या है? सो -3 है तो 0, -2 है तो 1, -1 है तो 2, एंड -1 से ज्यादा है मतलब 0, 1, 2 आगे आ गया है सो इट इज स्कोर 3. सो सबके लिए सेम स्कोर्स है. जैसे हम जीसीएस में कंप्लीट टोटल काउंट करते थे वैसे इसमें भी टोटल ही काउंट करना होता है. सो the Bishop score is used to determine maternal readiness for labor and evaluates the cervical status and fetal positioning. Bishop score से आपको पता चलेगा कि मदर रेडी है या नहीं अभी लेबर के लिए, कि हाँ अभी बेबी सर्विक्स भी कंप्लीट डायलेट हो रहा है, सर्विक्स इफेस भी अच्छे से हो गया, सर्विक्स इज ऑल्सो रेडी, फीटल भी नीचे डिसेंट आ गया है, सो मदर इज कंप्लीटली रेडी फॉर द वजाइनल डिलीवरी. सो आपको ये पता चलेगा बिशॉप स्कोर से. Bishop score is indicated before the induction of labor. Yes, induction of labor start होना हो उससे पहले आपको पता चलेगा, बिकॉज स्टेज अगर ये 5 से ज्यादा डायलेट हो गया सो मदर स्टेज 2 में एंटर हो जाएगी. नाउ द लेबर विल स्टार्ट. सो इंडक्शन ऑफ लेबर से पहले आपको बिशॉप स्कोर आइडेंटिफाई करना है एंड चेक करना है कि कितना है बिशॉप स्कोर. The 5 factors are assigned a score of 0 to 3 and the total score is calculated. There are total 5 factors जिसको हम 0 से 3 तक का स्कोर देते हैं, एंड हम जब कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने चेक किया कि अभी सर्विक्स 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, इफेसमेंट 60 to 70% हो गया है, सर्विक्स अभी मीडियम है, एंड पोजीशन ऑफ सर्विक्स इंटीरियर हो गई है, एंड बेबी का स्टेशन -2 है. सो व्हाट विल बी द स्कोर? टेल मी. We will add like this. यहाँ पर 1 है, then this is 2, फिर again 1, this is 2 and again 1. So total score कितना हुआ? 7. Yes. So total score अभी 7 हुआ. So that is how you have to calculate the score. So 0 से 3 तक का पूरा स्कोर दिया गया होता है and 5 factors होता है. So आपको टोटल कैलकुलेट करना है. A score of 8, अगर 8 स्कोर आता है और उससे ज्यादा आता है, 8 और उससे ज्यादा आएगा, that indicates the chance of successful vaginal delivery. अगर आपने बिशॉप स्कोर कैलकुलेट किया एंड 8 या 8 से ज्यादा आया तो इट इंडिकेट्स कि हाँ एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन एंड vaginal डिलीवरी होगी, सक्सेसफुली हो सकती है. दिस इज गुड एंड द सर्विक्स इज फेवरेबल फॉर द इंडक्शन. यस, अगर 8 से ज्यादा आता है सो दैट इज कंप्लीटली गुड, एंड सर्विक्स इज ऑल्सो फेवरेबल कि अभी लेबर इंड्यूस हो जाएगा, लेबर स्टार्ट हो जाएगा. बट अगर 8 या उससे कम आ रहा है सो वी हैव टू स्टिल वेट करना है कि अभी आगे जा रहा है या नहीं. बट अगेन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बिशॉप स्कोर अभी भी बढ़ नहीं रहा है, सो वी विल नॉट वेट एंड वी विल गो फॉर द CS सेक्शन, cesarean section. Understood? Yes, ma'am. Yes. So this is all about Bishop score. Then another thing is induction. Induction मतलब જે આપણે જાતે ઇન્ડ્યુસ કરાવીએ ને yes, labor. एक नेचुरली लेबर स्टार्ट हो जाता है और एक हम खुद से इंड्यूस करवाते हैं, जानबूझकर लेबर स्टार्ट करते हैं. सो दैट इज इंडक्शन.
Induction is a deliberate initiation of uterine contraction that stimulates the labor. हम जानबूझकर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट हो. इलेक्टिव इंडक्शन में बी अकम्प्लिश्ड बाय ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन. और इंडक्शन आप कैसे करवाओगे? ओनली विद द ऑक्सीटोसिन. वी कैन स्टार्ट द लेबर. हम लेबर कैसे इंड्यूस कर सकते हैं? सो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करके ही. अगर आपने लेबर इंड्यूस कर दिया बट सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए आपको दो चीज देनी पड़ती है. एक तो ऑक्सीटोसिन दोगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एंड सर्वाइकल डायलेशन के लिए आप क्या दोगे? जिसने फार्माकोलॉजी कंप्लीट किया है वो मिफेप्रिस्टोल. यस, मीजोप्रोस्टोल और डिनोप्रोस्टोल जो मेडिसिन थी कि सर्वाइकल डायलेशन के लिए यूज होती है. सो वो भी अलोंग विद दैट ऑक्सीटोसिन आपको देनी पड़ेगी, तभी सर्विक्स भी डायलेट होगा. ऑब्टेन अ बेसलाइन ट्रेसिंग ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड एफएचआर. यस, जब भी आप डायरेक्टली नर्स नहीं इंड्यूस करवाती है, डॉक्टर्स ही होते हैं, बट जब भी आप इंड्यूस करवा रहे हो लेबर, सो यू हैव टू कंप्लीटली ऑब्जर्व कॉन्ट्रैक्शंस एंड एफएचआर. आपको दोनों बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ट्रेस करना है. इंक्रीज द आईवी डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन एज प्रिस्क्राइब्ड ओनली आफ्टर असेसिंग द कॉन्ट्रैक्शन. यस, कॉन्ट्रैक्शंस देखे बिना आप डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन बढ़ाए जा रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट. जब भी आपको आईवी डोज ऑक्सीटोसिन का इंक्रीज करना है, you have to first assess the contractions. After that, you can increase the dose of oxytocin. FHR भी मॉनिटर करने होंगे एंड मैटरनल ब्लड प्रेशर एंड पल्स. ये सब चीज आपको मॉनिटर करनी होगी पहले. आफ्टर दैट ओनली यू कैन इंक्रीज द डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन. बाय द वे, ऑक्सीटोसिन कैसे दोगे आप? डायरेक्ट आईवी पुश से, आईवी फ्लूइड से कैसे दोगे? आईवी फ्लूइड, पिग्गीबैक. यस, पिगी बैग से देते हैं, एंड वो भी इन्फ्यूजन से देंगे, इन्फ्यूजन पंप से देंगे, डायरेक्टली नहीं दे सकते. वी हैव टू एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन थ्रू इन्फ्यूजन. डायरेक्टली ऐसे नॉर्मल सलाइन जैसे हम पाइन स्टार्ट कर देते हैं और वो जाता है, ऐसा नहीं होता है. इट शुड बी गिवन इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट. अगर वो ज्यादा आ गया, सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो remember this point, do not increase the rate of oxytocin when the desired contraction pattern is obtained. जब आपको desired contractions मिल जा रहे हैं, उसकी frequency ideally 2 to 3 minutes आ गई है, and वो भी 60 seconds से long last है, duration भी उसकी 60 seconds से ज्यादा है. So these are the ideal contraction to deliver the baby. So जब आपको ये desired contraction मिल जाते हैं, सो उसके बाद आप ऑक्सीटोसिन इंक्रीज नहीं कर सकते. अगर आपने ज्यादा इंक्रीज कर लिया, सो फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है. सो जितने डिजायर्ड आपको कॉन्ट्रैक्शन चाहिए वो आ गए एक बार, देन इट इज डन. एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज डिसकंटिन्यूड if the uterine contraction frequency is less than 2 minutes and duration is longer than 90 seconds or if fetal distress is noted. Yes, आपने जब मदर को मॉनिटर किया तो आपको पता चला कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा कम हो गई है, मतलब दो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं. आइडियली क्या होना चाहिए? एवरी 2 to 3 मिनट्स कॉन्ट्रैक्शंस आने चाहिए, बट फ्रीक्वेंसी उसकी 2 मिनट से भी कम हो गई है. एवरी 1 मिनट, एवरी हाफ एन मिनट आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर फ्रीक्वेंसी 2 मिनट से कम हो गई है, ड्यूरेशन भी बहुत लंबे चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शंस, तो जितना कॉन्ट्रैक्शंस लंबा चलेगा उतना प्लासेंटल ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, सो वो भी प्रॉब्लम करेगा. सो अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, ड्यूरेशन इंक्रीज हो गई है, एंड फीटल डिस्ट्रेस आपको लग रहा है कि हाँ फीटस को प्रॉब्लम हो रहा है, सो इमीडिएटली आपको ऑक्सीटोसिन स्टॉप करना होगा. अंडरस्टूड? Yes. यस और नो? ओके. नाउ आप आर्टिफिशियली इंड्यूस करवा रहे हो, सो आपने कॉन्ट्रैक्शंस के लिए ऑक्सीटोसिन दिया, सर्वाइकल डायलेशन के लिए आपने मीजोप्रोस्टोल और डिनोप्रोस्टोल दी, बट मेम्ब्रेन भी तो रप्चर करनी पड़ेगी हमें टू डिलीवर द बेबी. सो मेम्ब्रेन जो रप्चर करते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज एमनियोटोमी. yes, amniotomy. Amniotomy मतलब क्या? So artificial rupture of membrane is performed by gynecologist or obstetrician or nurse midwife to stimulate the labor. जब हम artificially बाहर से जो amniotic membrane है उसको rupture कर रहे हैं, ऐसी सीजर से कट किया जाता है, सो वो नॉर्मली आइडियली ऑब्स्टेट्रिशियन ही करते हैं, बट समटाइम्स जो नर्स मिडवाइफ है जो स्पेसिफिकली
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी, सो वो कर सकती है। एमनियोटॉमी इज परफॉर्म इफ द फीटस इज एट 0 और प्लस स्टेशन। यस, एमनियोटॉमी आपको कब करनी है? जब बेबी पूरा नीचे आ जाए, 0 स्टेशन पर आ जाए, इस्चियल स्पाइन तक आ जाए, या फिर पॉजिटिव तरफ हो, तब आपको करनी है। एमनियोटॉमी इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रोलैप्स कॉर्ड एंड इन्फेक्शन। यस, वी नो कि अगर नेचुरली भी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाती है, सो प्रोलैप्स कॉर्ड का इंक्रीज रिस्क है एंड इन्फेक्शन का है। आप आर्टिफिशियली भी करोगे तो भी वो रिस्क तो रहेगा ही, प्रोलैप्स कॉर्ड हो सकती है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। मॉनिटर द FHR एंड FHR बिफोर एंड आफ्टर एमनियोटॉमी। यस, आपने एमनियोटॉमी की, उसके पहले FHR कितने थे एंड एमनियोटॉमी बाद कितने हैं, वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम टू फीटस, वो आपको पता चल जाएगा। रिकॉर्ड द टाइम ऑफ एमनियोटॉमी, FHR एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड। यस, आपने एमनियोटॉमी कर दी, सो सारा एमनियोटिक फ्लूइड तब तुरंत ही बाहर निकल जाएगा। सो आपको टाइम लिखना है कि आपने इतने बजे एमनियोटॉमी किया था, उस वक्त FHR कितनी थी, एंड जो भी फ्लूइड बाहर निकला एमनियोटिक फ्लूइड वो कैसा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता चलेगा। एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, अगर मेकोनियम स्टेन है एमनियोटिक फ्लूइड, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। fetal discharge. यस, सो अगर मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड है, सो इट मे बी एसोसिएटेड विद फीटल डिस्ट्रेस। अगर ब्लडी एमनियोटिक फ्लूइड है, सो इट कैन इंडिकेट अब्रप्शियो प्लासेंटा, बिकॉज प्लासेंटा, अब्रप्शियो प्लासेंटा मतलब premature rupture of Premature. placenta. प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। सो हमें पता है कि वो अंदर ब्लड कंसील्ड होता है, बट थोड़ा थोड़ा ब्लड एमनियोटिक फ्लूइड के साथ आ जाएगा। तो अगर ब्लडी एमनियोटिक फ्लूइड है, तो इट इंडिकेट्स एब्रप्शियो प्लासेंटा और एल्स फीटल ट्रॉमा, बिकॉज वी नो कि हम मेम्ब्रेन रप्चर सीजर से कट करके करते हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर करते वक्त फीटस को ट्रॉमा हो गया, सो ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया। सो ब्लडी एमनियोटिक फ्लूइड हो तो इट इंडिकेट्स एब्रप्शियो प्लासेंटा और फीटल ट्रॉमा। अनप्लीजेंट ओडर आ रही है एमनियोटिक फ्लूइड में से, सो इट इंडिकेट्स इन्फेक्शन। पॉलीहाइड्रोमनियोस है, व्हाट इज पॉलीहाइड्रोमनियोस? व्हाट इज पॉलीहाइड्रोमनियोस? Increased Yes, Too much excessive. amount. Yes, excessive amount of amniotic fluid. So polyhydramnios है, so it indicates maternal diabetes. Diabetes की वजह से polyhydramnios हो सकता है, और certain congenital disorders to the baby. बेबी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी हो सकता है। अगर oligohydramnios है, so it indicates IUGR. बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ है and certain congenital disorders. So ये आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि देयर इज अ ब्लडी amniotic fluid and the nurses immediately assess this thing and takes the intervention, so आपको पता चल गया कि हाँ there is abruptio placenta, तो we cannot wait, हमें तुरंत ही बेबी डिलीवर करना है, बिकॉज ऑलरेडी प्लासेंटा सेपरेट हो गया है, सो ब्लड फ्लो तो बेबी को मिलेगा ही नहीं। सो आपको पता होना चाहिए कि which type of amniotic fluid indicates which problem. Understood? Yes. Okay. Next is expect more variable distillation after the rupture of membranes as a result of possible cord compression during contractions. Yes, we have to expect. एक बार membrane rupture हो गई, so there is a high risk कि cord नीचे आ जाएगी, because अभी वो fluid में free float नहीं कर रही है, fluid is not there, so cord नीचे prolapse होकर head और cervix के vagina के बीच आकर compress हो सकती है। So एक बार membrane rupture हो गई, so we have to frequently assess the heart rate. Variable decelerations होने के chances ज्यादा है, so we have to expect that, because जब भी contractions आएंगे head की वजह से umbilical cord compress हो जाएगी, और cord compression की वजह से क्या होता है? Variable decelerations होता है। कैसे पता चलेगा variable decelerations है? FHR dip जैसे 70 से. हाँ, 70 से भी कम हो जाएंगे, सो उससे आपको पता चलेगा। एंड दिस माइट हैपन। लिमिट द क्लाइंट एक्टिविटी इफ प्रिस्क्राइब। एक बार आपने मेम्ब्रेन भी रप्चर कर दी, सब हो गया, सो नाउ वी हैव टू लिमिट द एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट। अभी वो वॉक नहीं कर सकती, वो अभी नहीं कर सकती, शी हैज टू कंप्लीटली टेक द बेड रेस्ट, तो उसकी एक्टिविटी लिमिट करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, बट वो बेड पर ही रह सकती है अभी। ओके, नेक्स्ट obstetrical procedure is external version. External version मतलब क्या, किसी को पता है? Any idea?
ફીટલ નું પ્રેઝન્ટેશન જે છે એ બરાબર ના હોય તો આપણે મેન્યુઅલી મેનિપ્યુલેટ કરીને આપણે એને રાઈટ પોઝિશનમાં यस, अगर फीटस की पोजीशन ऐसे ट्रांसवर्स है और ब्रीच प्रेजेंटेशन है, सो ऐसी प्रेजेंटेशन में डिलीवरी होना इज नॉट पॉसिबल। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एब्डोमेन से फीटस को मूव करके आइडियल पोजीशन में ले जाते हैं। सो जो हमने मैनिपुलेट की, उसकी जो पोजीशन थी उसने हमने चेंज कर दी, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वर्जन। सो एक्सटर्नल वर्जन इज द मैनिपुलेशन ऑफ द फीटस from an unfavorable presentation into a favorable presentation for birth। वो पहले जो प्रेजेंटेशन थी दैट इज अनफेवरेबल, उससे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो हम उसको फेवरेबल पोजीशन में ला रहे हैं। एक्सटर्नल वर्जन इज इंडिकेटेड फॉर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन दैट एग्जिस्ट आफ्टर 34 वीक्स। यस, 34 वीक तक तो हमें पता है कि बेबी फ्लोट करता ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, वो सेम नहीं रहेगी। बट 34 वीक्स कंप्लीट हो गए फिर भी उसकी पोजीशन एबनॉर्मल है, लाइक ट्रांसवर्स है या ब्रीच है, तब हमें इमीडिएटली उसको एक्सटर्नल वर्जन करना होगा। अगर आपने 36 वीक्स हो जाने दिए तो बेबी अभी फिट हो जाएगा, वो पेल्विस में एंटर हो जाएगा, देयर विल बी डिसेंट, मदर लाइटनिंग फील कर देगी, फिर आप मूव नहीं कर पाओगे। सो जब तक बेबी एब्डोमिनल कैविटी में है तभी आप मूव कर पाओगे। एंड आफ्टर 34 वीक, सो हम 35 वीक में कंसीडर कर सकते हैं कि आफ्टर 34 और 35 वीक में आपको जो भी पोजीशन चेंज करनी है वो कर सकते हो। एक बार 36 वीक कंप्लीट हो गए सो बेबी अभी डिसेंट होके पेल्विस में फिट हो जाएगा, फिर आप मूव नहीं कर पाओगे। सो इट इज इंडिकेटेड कि अगर 34 वीक के बाद भी एबनॉर्मल है तब आपको करनी है। वी हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस। यस, जब भी आप वो बेबी की पोजीशन चेंज कर रहे हो सो मदर के वाइटल साइंस आपको मॉनिटर करने हैं। इफ the pregnant client is RH negative, उसका blood group negative है, so ensure that RhoGAM was given at 28 week of gestation। क्यों? Because चलो आपने बहुत carefully आपने move किया, सब ध्यान से किया, but कुछ problem हो गया and bleeding start हो गया, so there might be chances कि maternal and fetal blood mix हो जाएगा। so मदर अगर नेगेटिव मदर है, RH नेगेटिव मदर है, तो आपको at 20 weeks of gestation आपको RhoGAM देना ही होगा। prepare for a non-stress to evaluate fetal well-being। yes, ये एक्सटर्नल वर्जन करने से पहले आपको एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना होगा। व्हाट इज दैट नॉन स्ट्रेस टेस्ट? ટુ ડિટેક્ટ કે વજાઇનલ ડિલિવરી પોસિબલ છે કે નહીં. नो, प्लेसेंटल परफ्यूजन वजाइनल डिलीवरी तो होगी बट उसमें स्पेसिफिकली हम बेबी का चेक करते थे। क्या चेक करते थे? fetal well-being प्लेसेंटल परफ्यूजन यस, કે કોન્ટ્રાક્શન આવે છે તો fetus કેવું કોઓપરેટ કરે છે? नो, दैट ફીટલ इज कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। ફીટલ મૂવમેન્ટ વખતે FHR કેટલા થાય છે? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? ઇન્ક્રીઝડ। यस, Increase। तो मोमेंट होगी द फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है, दैट इज गुड थिंग। उसके रिजल्ट्स भी याद रखने हैं। अगर रिएक्टिव है तो પોઝિટિવ તો બેડ। रिएक्टिव, નોર્મલ यस दैट इज नॉर्मल। सो जब भी फीटस की मूवमेंट होती है हार्ट रेट इंक्रीज होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है सो इट इंडिकेट्स कि समथिंग इज एबनॉर्मल। सो पहले आपको नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में आप कॉन्ट्रैक्शन देते हो एंड फीटस की हार्ट रेट चेक करते हो, उसमें ब्रेडिकार्डिया होता था, बट नॉन स्ट्रेस टेस्ट में टैकीकार्डिया होता था। सो यू हैव टू डू द नॉन स्ट्रेस फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द फीटल वेलबींग, फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हो। बिकॉज जब आप मैनिपुलेट करोगे तब मूवमेंट होगी फीटस की, तो वो पहले आपको चेक करना है। IV fluids and tocolytic therapy may be administered to relax the uterus and permit easier manipulation of the fetus। yes, जैसे ही आपने चलो टोकोलाइटिक्स नहीं दिए हैं और डायरेक्टली आपने जैसे ही मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया सो यूट्रस इरिटेट हो जाएगा, इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा एंड बेबी डिलीवर हो सकता है। सो यूट्रस को रिलैक्स रखने के लिए आप टोकोलाइटिक्स आपको पहले देना होगा कि कॉन्ट्रैक्शंस ना आए, फिर आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। सो IV फ्लूइड एंड टोकोलाइटिक्स आपको पहले देने होंगे एंड देन यू कैन परफॉर्म द एक्सटर्नल वर्जन। Ultrasound is used during the procedure to evaluate the fetal position and placental placement and guide the direction of the fetus। yes, हमने लियोपोल्ड मैन्युअल से भी चेक कर लिया कि फीटस की क्या पोजीशन है, अल्ट्रासाउंड भी कर लेना है उसके वक्त, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी। प्लासेंटा भी कहाँ पर है तो आपको पता चल जाएगा।
तो आप इजीली डायरेक्शन गाइड कर सको कि आपको राइट साइड से बेबी को मूव करना है या लेफ्ट साइड से मूव करना है. The abdominal wall is manipulated to direct the fetus into the cephalic presentation if possible. हम एब्डोमिनल वॉल से, मदर के एब्डोमेन से हम उसको मैनिपुलेट करते हैं कि बेबी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ जाए, जैसे इजीली आ सके. आप कर सको इफ इट इज पॉसिबल तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आप मदर का एब्डोमेन ऐसे मैनिपुलेट करके बेबी की पोजीशन चेंज कर रहे हो. मॉनिटर ब्लड प्रेशर टू आइडेंटिफाई द वीना केवा कंप्रेशन. यस, मदर को अभी ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते ही रहना है. वो कंप्लीटली आप कार्डियक मॉनिटर पर रख दोगे कि जब आप मैनिपुलेट कर रहे हो सो इंफीरियर वीना केवा कंप्रेस तो नहीं हो गया है ना, तो वो भी चेक करते रहना है. सो व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग एक्सटर्नल वर्जन, ये चीजें ध्यान रखनी है कि 34 वीक से पहले करने का कोई मतलब नहीं है. 34 वीक के बाद अगर आपको एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन दिख रही है तब आपको करना है. अगर नेगेटिव मदर है तो रोगेम दे देना है. पहले नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना है बेबी का, फिर आपको एक्सटर्नल वर्जन करना है. आईवी फ्लूइड्स चोकोलाइटिक्स दे देने हैं एंड यूएसजी करके एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है कि प्लासेंटा क्या कहां पर है, बेबी की पोजीशन क्या है, एंड देन यू कैन परफॉर्म द एक्सटर्नल वर्जन. मॉनिटर फॉर अनयूजुअल पेन. यस, अभी जब आप मैनिपुलेट करते हो तो ऐसा नहीं कि मदर को बहुत पेन होगा, ऐसा कुछ तो आप कर ही नहीं रहे हो. तो अगर अनयूजुअल पेन हो रहा है मदर को, so इट इंडिकेट समथिंग एबनॉर्मल. सो अनयूजुअल पेन आपको मॉनिटर करना है एंड आफ्टर द प्रोसीजर डू द फॉलोइंग. चलो आपने मैनिपुलेशन कर लिया, एक्सटर्नल वर्जन कंप्लीट कर लिया, बेबी को सिफेलिक प्रेजेंटेशन में ला दिया, उसके बाद क्या करना है? सो अगेन परफॉर्म अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट टू इवेल्युएट द फीटल वेलबींग. पहले भी किया बिफोर एक्सटर्नल वर्जन, आफ्टर एक्सटर्नल वर्जन फिर से आपको नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना है कि अभी भी बेबी हेल्दी है या नहीं. मॉनिटर फॉर यूट्राइन एक्टिविटी, ब्लीडिंग, रप्चर मेम्ब्रेन्स एंड डिक्रीज फीटल एक्टिविटी. यस, अगर आपने मैनिपुलेट किया सो यूट्रस इरिटेट होके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट तो नहीं करती है ना, सो यू हैव टू मॉनिटर द यूट्राइन एक्टिविटी ऑल्सो. ब्लीडिंग नहीं हो गया है ना, वो भी चेक करना है. मेम्ब्रेन्स रप्चर तो नहीं हो गई, फीटस की एक्टिविटी तो डिक्रीज नहीं हो गई, फीटल को हार्म होके कुछ ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ. सो यू हैव टू मॉनिटर फॉर द कॉम्प्लिकेशंस. विद द RH नेगेटिव क्लाइंट परफॉर्म Kell-Hoover-Beckie test as prescribed to detect the presence and amount of a fetal blood in the maternal circulation and to identify the clients who need additional ROGAM. Yes, अगर हम एक्सटर्नल वर्जन करते हैं तो उसका एक रिस्क था, ब्लीडिंग हो सकता है. अगर नेगेटिव मदर है तो ब्लीडिंग का रिस्क है, तो हमने एडवांस में ही उसको रोगेम दे दिया था. बट अगेन अगर नेगेटिव मदर है तो फिर से आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सटर्नल वर्जन यू हैव टू डू अ ब्लड टेस्ट, दैट इज Kell-Hoover-Beckie ब्लड टेस्ट. ये ब्लड टेस्ट में क्या होता है, मदर का ब्लड सैंपल हम लेते हैं और उसमें चेक करते हैं कि मदर के ब्लड सैंपल में फीटल हीमोग्लोबिन कितना है. अगर मदर के ब्लड सैंपल में फीटल हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा तो इट इंडिकेट्स कि मैटरनल एंड फीटल ब्लड मिक्स हो गया है. सो टू आइडेंटिफाई द फीटल हीमोग्लोबिन इन द मैटरनल सर्कुलेशन, ये हम Kell-Hoover-Beckie टेस्ट करते हैं. अगर आपको दिखता है कि हाँ फीटल हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द मैटरनल ब्लड, सो अगेन आपको एडिशनल रोगेम फिर से देना होगा. अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर. यस. सो दिस इज द आफ्टर प्रोसीजर ऑफ તો મેડમ एक्सटर्नल. મિક્સ થઈ ગયા પછી રિસ્ક इम्यूनोग्लोबिन આપીશું તો आफ्टर મિક્સ डिलीवरी भी हम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन. यस सो इट शुड बी गिवन बिकॉज मैटरनल और फीटल ब्लड मिक्स हो गया है. सो अगर इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं क्रिएट करेगी, सो फ्यूचर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो. सो हमें देनी तो पड़ेगी ही. तो आपने चेक किया एंड यू आइडेंटिफाइड कि फीटल हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द मैटरनल सर्कुलेशन, सो आपको एडिशनल देना पड़ेगा. अंडरस्टूड? एज अ प्रिवेंटिव मेजर आपने ऑलरेडी पहले भी दे दिया था, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ही दे दिया था, पर प्रोसीजर के बाद आपने फिर से आइडेंटिफाई किया, ब्लड टेस्ट किया एंड यू कंफर्म कि हाँ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इन द मैटरनल सर्कुलेशन, तो आपको फिर से एडिशनल देना होगा. ओके, नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर दैट इज एपिजियोटॉमी. एपिजियोटॉमी इज कट इन द पेरिनियल एरिया. पेरिनियल एरिया में हम कट करते हैं, क्यों? બર્થ બર્થ ને ફેસિલિટેટ કરી શકાય. इजीली, यस, इजीली बर्थ हो सके, प्रॉब्लम ना हो.
So an episiotomy is an incision made into the perineum to enlarge the vaginal outlet and facilitate the easy birth. हम vagina ज्यादा बढ़ा सके उसकी surface and baby easily deliver हो सके. The use of this procedure has declined dramatically in the recent years. Yes. अभी nowadays doctors episiotomy उतना perform नहीं करते हैं. The use of this procedure has decreased. Check the episiotomy site. Yes. अगर एपिजियोटॉमी देने की जरूरत पड़ी है तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द साइट कि कहां पर देनी है. इंस्टीट्यूट मेजर्स टू रिलीव पेन. आपको पेन रिलीव मेजर्स लेने पड़ेंगे. मतलब डॉक्टर क्या देंगे अभी? सॉरी, लोकल लोकल Local एनेस्थीसिया. anesthesia. यस. सो मेजर्स, पेन रिलीफ के मेजर्स आपको एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे. लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा. देन यू कैन परफॉर्म द एपिजियोटॉमी एंड प्रोवाइड आई स्पेक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स. यस. आपने एपिजियोटॉमी कर ली है, नाउ खत्म हो गया, डिलीवरी भी हो गई है. सो इनिशियल पीरियड में फर्स्ट 24 आवर्स में आई स्पेक भी देने होंगे कि अगर स्मॉल कैपिलरीज ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए हैं तो कंस्ट्रिक्ट होके ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. Instruct the client in the use of ice pack for the first 24 hours and then 6 baths thereafter. मदर को आपको एडवाइस करना है कि फर्स्ट 24 आवर्स में आइस पैक, आइस एप्लीकेशन करना है. देन आप 6 बाथ्स ले सकते हो टू प्रमोट द हीलिंग एंड टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट. अप्लाई एनाल्जेसिक स्प्रे और ऑइंटमेंट. यस. जहां पर एपिजियोटॉमी की है, सूचर्स लिए है, तो मदर वहां पर एनाल्जेसिक स्प्रे भी अप्लाई कर सकती है या फिर ऑइंटमेंट भी अप्लाई कर सकती है. हम करके दे सकते हैं. प्रोवाइड पेरिनियल केयर यूजिंग क्लीन टेक्निक. यस. जहां पर भी सूचर्स हो, लाइक स्कार हो, स्टिच किया गया हो, सर्जरी की गई हो, तो वहां पर हमें केयर तो देनी ही पड़ेगी एंड दैट्स आल्सो यूजिंग अ क्लीन टेक्निक. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन प्रॉपर केयर ऑफ इंसिजन. मदर को भी सिखाना है कि इंसिजन की प्रॉपर केयर कैसे रखनी है. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ड्राई द पेरिनियल एरिया फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड टू ब्लॉट द एरिया रेदर देन वाइप इट. यस. मदर को बोलना है कि पेरिनियल एरिया ड्राई रखना है. अगर वहां पर बहुत गीला होगा तो इन्फेक्शन हो सकता है. सो उसको ड्राई रखना है. तो ड्राई कैसे करोगे आप? सो फ्रंट से बैक की पोजीशन में. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेरिनियल एरिया और यहाँ पर एपिजियोटॉमी है. सो मदर को बोलना है कि पूरा पेरिनियल एरिया फ्रंट से लेके बैक की तरफ आपको क्लीन करना है, ड्राई रखना है. बट मदर वाइप नहीं कर सकती. ऐसे वाइप नहीं करना है. उसके इंस्टेड ऑफ वाइपिंग मदर क्या कर सकती है? ऐसे जो भी टिश्यू पेपर है उससे ऐसे ब्लॉटिंग करना है, ऐसे टैप करके ड्राई करना है रेदर देन वाइपिंग इट. Instruct the client to take shower rather than bath in tub. Yes. मदर को बोलना है कि जब आप नहाते हो तो शावर प्रीफर करो, बाथ टब अभी मत करो. Apply the perineal pad without touching the inside surface of the pad. Yes. After delivery we know there is a discharge. लोकिया रूब्रा, सिरोसा एंड अल्बा होता है. menstrual blood flow निकलता है. So mother always she will use the perineal pad. तो मदर को बोलना है कि पेरिनियल पैड जब भी आप पहनते हो सो अंदर की सरफेस टच मत करो, अंदर की सरफेस क्लीन है. सो ऐसे उसको हैंडल करो कि आप अंदर की सरफेस टच ना करो. रिपोर्ट एनी ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम द एपिजियोटॉमी साइट टू द पीएससीपी. अगर एपिजियोटॉमी सूचर से कुछ भी ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, सो इमीडिएटली पीएससीपी को रिपोर्ट करना है. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट इज फोर्सेप्स डिलीवरी. फोर्सेप्स डिलीवरी मतलब व्हाट्सएप में यूज करी बेबी डिलीवर करीश. जब बेबी इजीली डिलीवर नहीं होता है एंड ऑलरेडी क्राउनिंग और वो सब हो गया है, सो फोर्सेप्स क्या यूज करके हम बेबी को डिलीवर करते हैं. सो फोर्सेप्स आर टू डबल क्रॉस स्पून लाइक articulated blades that are used to assist in the delivery of fetal head. आपने देखी होगी फोर्सेप डिलीवरी में जो फोर्सेप होती है वो ऑलरेडी ऐसे क्लोज नहीं होती. देयर आर टू डिफरेंट ब्लेड्स, वो हमें ज्वाइंट करनी होती है. सो देयर आर टू डबल क्रॉस स्पून लाइक ब्लेड्स. ऐसे स्पून लाइक ब्लेड होती है जो हम साथ में मिलाकर उसको फोर्सेप जैसा शेप देते हैं एंड देन इट इज यूज्ड टू डिलीवर द बेबी. रीअश्योर द क्लाइंट एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ फोर्सेप्स. यस. आपको क्लाइंट को रीअश्योर करना होगा. जब आप ऐसे फोर्सेप लेके आओगे तो क्लाइंट डर जाएगा. सो यू हैव टू टेल हर कि इट इज कंप्लीटली फाइन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. क्यों यूज करना पड़ा फोर्सेप वो भी आपको बताना पड़ेगा उसको. मॉनिटर द क्लाइंट एंड फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी. मदर को भी मॉनिटर करना है
एंड बेबी को भी मॉनिटर करना होगा जब आप डिलीवर करवा रहे हो यूजिंग फोर्सेप्स. चेक द नियोनेट एंड द क्लाइंट आफ्टर डिलीवरी फॉर एनी पॉसिबल इंजरी. यस, नियोनेट को चेक करना है. आपने फोर्सेप डिलीवरी की, फोर्सेप डिलीवरी की वजह से देयर माइट बी चांसेस कि यहाँ पर जो नर्व है, फेशियल नर्व, वो कंप्रेस हो सकती है. आई हैव सीन वन चाइल्ड जो फोर्सेप डिलीवरी के वक्त उसकी नर्व्स डैमेज हो गई थी और उसको इंजरी हो गई थी. सो ये सब ध्यान रखना पड़ता है. असिस्ट विद द रिपेयर ऑफ एनी लैसरेशंस. यस, जब आप फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे होते हो तो मदर की वजाइना में भी लैसरेशंस हो जाते हैं एक्स्ट्रा. सो वो रिपेयर कैसे करना है, उसको स्टिच करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको हेल्प करनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज वैक्यूम एक्सट्रैक्शन. वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मतलब, हैव यू सीन एनी वैक्यूम डिलीवरी इन रियल लाइफ? યસ મેમ, એક જોઈ હતી જેમાં જે ફીટસ છે ને, ફિમેલ બેબી હતું, એનું હીટ બહુ જ હતું, મોર ધેન 4 kg. તો પછી મધર એફર્ટ જ નથી આપી હતી, તો પછી એનો વેક્યુમ ડિલિવરી એ બી ઇમરજન્સીમાં જ કરે. यस, वैक्यूम डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी इमरजेंसी में ही होती है कि हाँ बेबी आ गया है बट डिलीवर नहीं हो रहा है. सो द डॉक्टर विल यूज द वैक्यूम और फोर्सेप डिलीवरी. एंड पहले तो वो वैक्यूम ही यूज करते हैं. फोर्सेप्स की वजह से इंजरी होने के रिस्क ज्यादा है. सो डॉक्टर विल प्रीफर वैक्यूम ओवर फोर्सेप्स. पर नहीं हो रहा है तो देन दे विल गो फॉर द फोर्सेप्स. सो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, it is a cap like suction device is applied to the fetal head to facilitate the extraction. आपने रियल लाइफ में नहीं देखा होगा तो 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा कि आगे कैप जैसा होता है जो बेबी के हेड पर लगाया जाता है और जिससे डिलीवरी हो सकती है. बट मेक श्योर कि वो कहाँ पर लगाते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज द फीटल हेड. यहाँ पर एंटीरियर फोंटानेल है, यहाँ पर पोस्टीरियर फोंटानेल है. सो जो सक्शन कप है वो बीच में लगाया जाता है. The suction is used to assist the delivery of fetal head. अब जैसे ही वो कैप जैसा लगाओगे तो सक्शन प्रोवाइड होगा, सक्शन स्टार्ट होगा और जिससे आप फीटस का हेड पकड़कर निकाल सकते हो. ट्रैक्शन इज अप्लाइड ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अंटिल द डिसेंट ऑफ द फीटल हेड इज अचीव्ड. यस, ये जो आपने लगाया है बेबी के हेड पर, जो कैप लगाई है, सो वो सक्शन करके बेबी को खींच कर रखेगा. तो वो कब तक वो आपको अप्लाई करके रखना है, जब तक पूरा हेड, यहाँ तक नेक का पूरा हेड, क्राउनिंग हुआ था और आपने लगा दिया. सो जब तक पूरा हेड बाहर नहीं आ जाता तब तक वो लगाए रखना है. एक बार पूरा हेड बाहर आ गया देन यू हैव टू रिमूव द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और वो सक्शन कैप है वो रिमूव कर देनी है. द सक्शन डिवाइस शुड नॉट बी केप्ट इन प्लेस एनी लॉन्गर देन 25 मिनट्स. यस, आप बेबी को निकाल रहे हो बट बेबी फिर भी नहीं निकल रहा है. सो 25 मिनट से ज्यादा देर तक आप बेबी के हेड पर सक्शन कैप डिवाइस है वो नहीं रख सकते हो. मॉनिटर एफएचआर फ्रीक्वेंटली. फीटल मॉनिटरिंग शुड बी यूज. जब आप बेबी को इतना एफर्टली निकालने की ट्राई कर रहे हो यूजिंग अ वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, सो यू हैव टू मॉनिटर एफएचआर फ्रीक्वेंटली. बेबी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, फीटल मॉनिटरिंग कंटिन्यू आपको रखना है. असेस द इन्फेंट एट बर्थ एंड थ्रू आउट द पोस्टपार्टम पीरियड फॉर साइंस ऑफ सेरेब्रल ट्रॉमा. यस, जैसे ही बेबी डिलीवर हो गया तो आपको चेक करना है कि आपने सक्शन डिलीवरी की, वैक्यूम डिलीवरी की, तो उसकी वजह से बेबी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ. थ्रू आउट द पोस्टपार्टम पीरियड, जब तक मदर हॉस्पिटलाइज है तब तक आपको चेक करते रहना है कि मदर को कुछ सेरिब्रल ट्रॉमा तो नहीं हुआ है ना. वैक्यूम एक्सट्रैक्शन या वैक्यूम डिलीवरी की वजह से एक बहुत कॉमन चीज है दैट हैपेंस इन द न्यूबॉर्न. व्हाट इज दैट? कैप सक्सेडेनियम. कैपेट सक्सीडेनियम. यस, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल. उसमें वो हेड होता है वो बल्ज हो जाता है. सो दैट इज नॉर्मल एंड कैपेट सक्सीडेनियम इज कंप्लीटली नॉर्मल एंड वो खुद से रिजॉल्व हो जाएगा इन द 24 आवर्स. बट सिफेलोहीमेटोमा इज एबनॉर्मल. व्हाट इज सिफेलोहीमेटोमा? એમાં જે હેડ હોય ને એની માઇનર જે વેસલ્સ હોય ને એ रप्चर हो गए, બ્લડ કલેક્ટ. ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है. यस, caput succedaneum is normal but cephalohematoma is not normal. So we have to monitor for the development of cephalohematoma that we will see in newborn. ये difference हम देखेंगे. What is cephalohematoma, what is caput succedaneum, वो हम देखेंगे. So you have to remember this thing. Caput succedaneum is completely normal, वो खुद से resolve हो जाएगा. but हमें क्या monitor करना है कि बेबी में cephalohematoma तो develop नहीं हो गया, वो हमें check करना है. Next is cesarean delivery. So it is also an obstetric procedure. So cesarean section is delivery of fetus usually through a trans-abdominal low segment incision of the uterus. Yes, abdomen पर transition कर ऐसे कट रख कर trans
ट्रांसवर्स कट रखकर हम बेबी को निकालते हैं। एंड आइडियली जो ये यूट्रस होता है तो लोअर सेक्शन में कट रखते हैं। सो लो सेक्शन LSCS बोलते हैं, लो सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन। सो आइडियली वहां पर कट रखते हैं। प्री ऑपरेटिवली आपको क्या करना है, जब भी आपने डिसाइड किया है कि मदर को CS करना है, सो प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करोगे आप? इफ प्लान, प्रिपेयर द क्लाइंट एंड पार्टनर। पहले से ही प्लान करके रखा है कि CS ही करना है, तो प्रिपेयर करना है हमें पार्टनर को एंड मदर को कि इतने देर में आपकी CS होने वाली है। इफ इमरजेंसी, क्विकली एक्सप्लेन द नीड एंड द प्रोसीजर टू द प्रेग्नेंट क्लाइंट एंड पार्टनर। अगर इमरजेंसी में आपको करने की जरूरत पड़ गई, पहले आपने प्लान नहीं किया था बट कुछ प्रॉब्लम हो गया, इमरजेंसी आपको करनी है, सो इमीडिएटली आपको पार्टनर को एंड मदर को एक्सप्लेन करना होगा कि दिस इज द सिचुएशन एंड वी हैव टू डिलीवर द बेबी थ्रू सीजरियन सेक्शन, और कंसेंट इमीडिएटली लेनी होगी। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, ensure that pre-operative diagnostic tests are done including rhesus factor determination. Yes, इतना याद रखना है कि सीजरियन सेक्शन कर रहे हो, दिस इज द सर्जिकल प्रोसीजर, सो उसके पहले सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए होने चाहिए। तो डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, वो वेट नहीं करते कि हाँ CS नहीं करना है सो ये टेस्ट नहीं करेंगे, वो करके ही रखते हैं कि इमरजेंसी में भी चलो CS करना हो गया, सो डायग्नोस्टिक टेस्ट करने ना पड़े। सो प्री ऑपरेटिव सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट रेडी ही रखने हैं, लाइक rhesus फैक्टर क्या है, उसका हीमोग्लोबिन स्टेटस क्या है, एवरीथिंग। prepare to insert an IV line and indwelling urinary catheter. मदर को IV लाइन लेना पड़ेगा IV फ्लूइड्स चालू रखने के लिए, एंड कैथेटर भी इंसर्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी आर गिविंग, उसमें सब एरेक्नोइड ब्लॉक भी देते हैं एंड समटाइम्स जनरल एनेस्थेसिया भी देते हैं। प्रिपेयर द एब्डोमेन एज प्रिस्क्राइब, मदर का एब्डोमेन प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर करना इन द सेंस बीटाडीन लगा के, आपने देखा होगा कि सर्जिकल साइट आप प्रिपेयर करते हो तो वो करना है। मॉनिटर द क्लाइंट एंड फीटस कंटिन्यूअसली, EFM से कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना है बेबी को भी। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड एडमिनिस्टर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, जो भी प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन है जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो सब आपको एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। पोस्ट ऑपरेटिव आप क्या करोगे, CS हो गया है, चलो बेबी डिलीवर हो गया है, देन मॉनिटर वाइटल साइंस ऑफ मदर, परफॉर्म फंडल असेसमेंट एंड इवेलुएट द इंसिजन। फंडल असेसमेंट करना है एंड जो भी इंसिजन है उसको इवेलुएट करना है, रीडा स्कोर चेक करना है। प्रोवाइड पेन रिलीफ, मदर को पेन होगा। एनकरेज टर्निंग, कॉफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यस, कोई भी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होगी एंड द कॉम्प्लिकेशंस आर एटिलेक्टेसिस, न्यूमोनिया और DVT, ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है। सो न्यूमोनिया और एटिलेक्टेसिस ना हो जाए उसके लिए मदर को क्या बोलना है कि टर्निंग करे, कॉफिंग करे, डीप ब्रीथिंग करे, कि जिसकी वजह से एटिलेक्टेसिस एंड न्यूमोनिया प्रिवेंट कर सके। अर्ली एम्बुलेशन एंकरेज करना है, उससे क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो सकती है? DVT प्रिवेंट हो सकता है। यस, एनकरेज बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट विद द न्यूबॉर्न, डिलीवरी के बाद मदर और न्यूबॉर्न का अटैचमेंट एनकरेज करना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मॉनिटर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग, जो भी इंसिजन साइट है एब्डोमेन पर जो सूचर्स लिए हैं वो हमें रीडा स्कोर से पता चलेगा कि उस पर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। ब्लीडिंग के लिए जो भी इंसिजन है, जो भी स्कार है, उस पर हम डिस्चार्ज चेक करते थे। देयर आर how many types of discharge? Mainly 4 types. 4. Yes. Which are they? Serous, Serous. serosanguinous, Yes. sanguinous and purulent. Yes. So वो हमें चेक करना है, so उससे आपको इन्फेक्शन और ब्लीडिंग भी पता चल जाएगा, रीडा स्कोर से भी पता चल जाएगा। बर्निंग एंड पेन ऑन यूरिनेशन मे इंडिकेट अ ब्लैडर इन्फेक्शन। यस, आपने ऑलरेडी कैथेटर किया हुआ है मदर को, सो मदर को बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, सो इट इंडिकेट्स ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया है। A tender uterus and foul smelling lochia may indicate endometritis. Yes, आपने मदर को ऐसे एब्डोमेन पर टच किया, मदर को बहुत पेन हुआ, so it indicates tender uterus. टच करने पर पेन हो, that is tenderness. एंड जो लोकिया आ रहा है, लोकिया रूब्रा, वो भी बहुत फाउल स्मेलिंग है, so it indicates कि मदर को एंडोमेट्रियल में इन्फेक्शन हो गया है, एंडोमेट्राइटिस हो गया है। अ प्रोडक्टिव, यस સિઝેરિયન સેક્શનમાં બી લુકિયા રૂબ્રા એ બધું હોય? यस, वो तो होगा ही। ઓકે, यस, મને નોર્મલ વજાઇનલ ડિલિવરીમાં જ હોય. नो नो नो, वो CS करके हमने बेबी निकाला है, एंडोमेट्रियम लेयर तो अभी भी है अंदर थिक, तो वो धीरे धीरे शेड ऑफ होगी ना इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो।
सो जब तक वो कंप्लीटली शेड ऑफ नहीं हो जाती तब तक वो ब्लड फ्लो आएगा ही. सो देयर विल बी लोकिया इन वजाइनल एज वेल एज सीएस. A productive cough and chills may indicate pneumonia. अगर हमने प्रिवेंट तो किया बट मदर को अभी भी कॉफ है, चिल्स है, सो उसका मतलब कि मदर को न्यूमोनिया हो गया है. पेन, रेडनेस और एडिमा ऑफ एन एक्सट्रीमिटी में इंडिकेट्स थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और डीवीटी. मदर को लेग्स में या फिर जो काफ है वहां पर पेन हो रहा है, रेडनेस हो गई है, एडिमा है एक्सट्रीमिटीज में, सो इट इंडिकेट्स थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. सो उसके लिए हमें एक्शंस लेनी होंगी. अंडरस्टूड? Yeah. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है? दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर. एनी डाउट टिल दिस? No. Okay, just wait, let me take attendance. Okay, so there is an important announcement. As you already know, tomorrow there is no lecture. Tomorrow is holiday, and you have been provided 1 week holiday. So from 21st of April to 26th of April, there will be no lecture. मॉर्निंग लेक्चर नहीं है. एंड डायरेक्टली 29th से रेगुलर लेक्चर्स स्टार्ट होंगे एंड दैट वुड बी प्रोबेबल ऑफलाइन लेक्चर्स. सो फ्रॉम 29th of April we will start the offline lectures. अंडरस्टूड? 29th तक मतलब 28 तक आपके कोई भी अभी मॉर्निंग लेक्चर्स नहीं है. You have a break from 19th April to 28th April in morning lecture. ऑनलाइन. Yes, ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है. There is complete break from 19th April to 28th April in morning lecture. After 29th of April मतलब मंडे से 29th April से ऑफलाइन लेक्चर्स रेगुलरली स्टार्ट हो जाएंगे. ऑनलाइन तो हंसे છે मैम. ऑनलाइन तो होंगे बट ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएंगे. ओके. ओके, या आई विल ड्रॉप अ मैसेज बट दिस इज एन इंफॉर्मेशन, सो आपको याद हो, मैं मैसेज कर दूंगी ऑलरेडी. एंड यस, ये जो 1 week का ब्रेक है, सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस ब्रेक. आप क्या कर सकते हो, पूरा जो रिवाइज करना है F1, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए. जो न्यू स्टूडेंट है जिसके भी जितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, यू कैन रिवाइज ऑल दैट चैप्टर्स. आपको रिवाइज करना है, रीड करना है, बिकॉज आफ्टर 29th ऑफ अप्रैल जो फर्स्ट सैटरडे आएगा, बी रेडी फॉर द टेस्ट. ओबीजी का जितना कोर्स कंप्लीट हुआ है उसका एक टेस्ट होगा, सो बी रेडी फॉर दैट. सो जो भी आपको ये वीक मिल रहा है, सो यूटिलाइज दैट वीक. उसमें जो भी प्रिपरेशन करनी है, जो आपको रीडिंग करना है, वो सब आप कर सकते हो. ओके, Okay, ma'am. Yeah, ma'am. see you directly on 29th of April in the morning. Okay, till Okay. that you have no morning lectures. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Ma'am. Yeah.